सर्वप्रथम तो मैं आप तमाम मीडिया के माध्यम से अपने जनसुराज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष, जनसुराज के सूत्राधार श्री प्रशांत किशोर जी को रफीगंज विधानसभा के देवतुल्य मतदाताओं की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद, आभार प्रकट करना चाहेंगे। और रफीगंज के जनता ही नहीं अपितु पूरे जनसुराज परिवार की ओर से, पूरे संगठन की ओर से प्रदेश नेतृत्व को बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। क्या कहिएगा, रफीगंज का माहौल कैसा रहने वाला है, क्योंकि अब खेला रोमांचक होने वाला है। एनडीए की तरफ से जेडीयू के टिकट पर प्रमोद सिंह आ रहे हैं और जनसुराज पार्टी ने आपको भी उतार दिया है चुनाव मैदान में। अभी महागठबंधन ने क्लियर नहीं किया, लेकिन ज़बरदस्त फाइट होने वाली है। मुख्य एजेंडा आपका क्या रहेगा? देखिए, यहाँ कोई अपरिचित पार्टी नहीं है, ना इंडिया अपरिचित है, ना एनडीए अपरिचित है। 20 साल और 15 साल, ये 35 साल के कार्यकाल रफीगंज के विधानसभा के वासियों ने देखा है, झेला है। वो जंगल राज भी और ये सुशासन के नाम पे भ्रष्टाचार राज भी, दोनों को लोगों ने देखा है। मजबूरी बस अब तक या तो एनडीए की तरफ या एनडीए से नाराज होकर इंडिया की तरफ, इसलिए कि दो ही लोग आमने सामने थे। ऐसी परिस्थिति में तमाम लोग मजबूरी में कहीं ना कहीं साथ थे और जनसुराज एक विकल्प बनकर आया पूरे बिहार में, जिसका मुद्दा सत्ता नहीं व्यवस्था बदलने की बात को लेकर बाबा भीमराव अंबेडकर और महात्मा गांधी के विचारधारा पर सहमति लेकर जनसुराज पार्टी आई है। और वैसे में इंडिया और एनडीए गठबंधन से जो लोग ऊब चुके थे 35 साल के कार्यकालों से, ऐसे में जनसुराज का विकल्प लोगों को भा रहा है। और जनसुराज का मुहिम आप सब मीडिया बंधु हैं, सभी जगह घूमते होंगे। 60% पूरे हमारे रफीगंज ही नहीं अपितु पूरे बिहार में 60% प्रदेशवासी बदलाव के मूड में है। और ये बदलाव इस बार 14 नवंबर के बाद आप सबों को परिप्रेक्ष्य में दिखेगा। 14 नवंबर के बदलाव के बाद क्या हासिल होता है। रफीगंज क्षेत्र में, विधानसभा क्षेत्र में प्रमुख समस्याएं क्या हैं और आप उन्हें कैसे हल करेंगे? देखिए, मैं आप रफीगंज विधानसभा की बात मैं आपको बताऊं, औरंगाबाद जिले में 6 कंस्टिट्यूंसी हैं, जिसमें एक रफीगंज भी है। इस 6 में अगर कोई सबसे पिछड़ा कंस्टिट्यूंसी है, सबसे पिछड़ा कोई विधानसभा है, तो इस बात को कहते हमको बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। रफीगंज स्थिति बहुत विधानसभा की दयनीय है। इसलिए दयनीय है कि हमारे यहाँ जात पात, हिंदू मुस्लिम, मंदिर मस्जिद में बट के हम सब लोग बेला जहानाबाद के लोग को विधायक बनाते हैं। और वो बेला जहानाबाद के ऐसे विधायक को बनाते हैं जिनको इस पूरे विधानसभा का आबादी की 5% हिस्सा भी उनको नहीं पहचानती है कि हमारे विधायक कैसे हैं। मैंने तो कहा कि वो मिस्टर इंडिया ही हैं। मिस्टर इंडिया का मैंने पहले भी आप सबों से कहा था कि मिस्टर इंडिया वो हमारे विधायक जी हैं। और वो वैसे में आम जन जाए तो कहाँ जाए अपनी समस्या को लेकर। बहुत त्राहिमाम की स्थिति है रफीगंज की, जो अभी स्थिति है भौतिक। इसमें यहाँ आप हमारे यहाँ चले जाएंगे, सुदूरवर्ती इलाका के हमारे कई क्षेत्र गांव अभी भी ऐसे वंचित पड़े हैं, जहाँ सड़कें नहीं हैं, बिजली नहीं है, रोड नहीं है, अस्पताल नहीं है, शिक्षा तो कहना ही नहीं है। शिक्षा तो पूरे बिहार की ध्वस्त हो चुके हैं। लेकिन हम सुदूरवर्ती पूरे अति नक्सल प्रभावित क्षेत्र है रफीगंज का विधानसभा का एरिया। ऐसे में यहाँ पूरी तरह सुविधा मैसर न होना। आपने कहा कि सड़कें नहीं है, शिक्षा नहीं है, सुविधाएं नहीं है, तो इस पर आपकी नीतियाँ क्या है? मेरी नीतियाँ हैं, हमारी नीतियाँ हैं कि सड़कें, नली गली, ये तो सरकार की फंडा है। जो आएंगे विधायक, हम आए कोई आए, वो तो काम होगा ही होगा। जनसुराज का अपना 5 मिशन है। उस मिशन को छोड़कर अगर हम बात करें व्यक्तिगत तौर पे, हमें लोगों ने अपना भरोसा विश्वास जताया, तो 2 काम हम एट ए टाइम करेंगे, जिसमें पूरे रफीगंज विधानसभा में 38 पंचायत है। वो 38 पंचायत में एक एम्बुलेंस, और क्षेत्रफल की दृष्टि से हमारा रफीगंज बहुत बड़ा एरिया है। इसको रफीगंज को अनुमंडल बनाने के लिए हम हर संभव प्रयास करेंगे। किसानों की सबसे बड़ी यहाँ समस्याएं होती आती है, कृषि क्षेत्र में आप क्या काम करेंगे, क्या विकास करते हैं, कैसे सुधार लाएंगे आप? देखिए, उत्तर कोयल का मांग हो रहा है, काफ़ी दशक से मांग हो रहा है, लेकिन अभी तक उत्तर कोयल का नहर किसानों के क्षेत्र में नहीं पहुँचा है। अगर आप चुनाव जीतते हैं तो क्या कब तक किया जाएगा, या आपके द्वारा क्या इसमें अधिक सहयोग किया जाएगा? कुणाल जी,
हम रफीगंज विधानसभा ही नहीं, पूरे बिहार कृषि प्रधान देश राज्य रहा है, उसमें रफीगंज हम मूलभूत वर्षा के पानी पर आधारित हमारा आज भी खेती रफीगंज विधानसभा में होता है। आपने कहा उत्तर कोयल नहर परियोजना, ये परियोजना लगभग 30 से 35 साल के सक्रिय राजनीति में ये उत्तर कोयल नहर परियोजना राजनीति का एक अखाड़ा बन चुका है जो आज तक चला आ रहा है। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में उत्तर नहर कोयल की पानी हम तक पहुंचने के पीछे जो अड़चन थी वो थी वन विभाग का एनओसी नहीं देना। वो वन विभाग एनओसी कब का दे चुका और उत्तरी कोयल नहर का पानी मदनपुर के कुछ इलाकों तक लाल पानी इस बार भी आया है। और हम समझते हैं कि ये कोई अड़चन नहीं है, ये छोटी छोटी बातें किसानों के बीच का है। जहां बांध का निर्माण करना हो, जहां नहर की सफाई करवानी हो, वो बहुत बड़ी समस्या नहीं है। वो समस्या स्थानीय प्रतिनिधि के नाकामी की वजह से उत्तर कोयल नहर हमारे यहाँ नहीं पहुँच रहा है। इसके लिए बरिए कहीं कोई दोषी नहीं है। बरिए सिर्फ और सिर्फ राजनीति का मुद्दा लेकर इसको आते हैं उत्तर कोयल नहर, जबकि उत्तर कोयल नहर की 80% काम हो चुका है, 90% काम हो चुका है। 10% काम जो बाधित पड़ा है वो स्थानीय प्रतिनिधियों की वजह से बाधित पड़ा है। सर, इस बार विधानसभा में बेरोजगारी बड़ी समस्या सामने आ रही है, इस पर आप कैसे देखते हैं, खासकर रफीगंज के युवाओं के लिए? रफीगंज के युवाओं को मैं बताऊं, पलायन तो एक अभिशाप हमारे यहाँ बन चुका है। 50 लाख बिहारी पूरे अन्य राज्य में, पंजाब, हरियाणा, गुजरात, सूरत, हमारे बिहार से 50 लाख लोग पलायन किए हैं, उसमें एक रफीगंज भी है। और हमारा यही दो मुद्दा है, शिक्षा व्यवस्था, शिक्षा स्तर को सुधार करना, विश्व स्तरीय शिक्षा में इसको तब्दील करना। और बिहार से जो हमारे नौजवान दोस्त, हमारे भाई जो पलायन किए हैं, वो पलायन हर संभव प्रयास कर पलायन को रोकना। अगर जन सुराज की व्यवस्था बन गई तो मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं कि इस नवंबर के बाद जो लोग अपने दिवाली छठ में घर मनाने अपने छुट्टी में हमारे भाई लोग आएंगे, उस पलायन के बाद अगर सरकार बन गई तो उनको 10 से 12 हज़ार की रोटी के लिए कहीं बाहर जा करके बिहारी शब्द सुन करके गाली नहीं खाना पड़ेगा। अपने इसी बिहार में उनको तमाम रोजगार की सुविधा मुहैया करवा दी जाएगी। मैं सरकारी नौकरी की बात नहीं कर रहा हूँ, रोजगार की बात कर रहा हूँ। रोजगार का सृजन हमारे यहाँ बिहार में ही होगा। और तमाम, उसमें रफीगंज भी है, तमाम बिहारवासी जो अपने बाल बच्चों के लिए अपने मेहनत करके 10 से 12 हज़ार रुपया कमाने के लिए टोकरी उठाकर अन्य किसी राज्य में बिहारी सबसे अपमानित होकर जो काम कर रहे हैं, वो काम उनको करना बंद करना पड़ेगा। और इसी बिहार में 10 से 12 हज़ार की रोटी का व्यवस्था हमारी जनसुराज की व्यवस्था बनते की जाएगी। आपने एक बात कहा कि जो पिछले 35 सालों में सरकार रहे और जो विधायक यहाँ स्थानीय रहे, उन्होंने कोई भी काम नहीं किया, लेकिन उन लोग के द्वारा कहा जाता है कि हमने इतना काम किया है कि अब कहीं काम करने की जरूरी नहीं है। जैसे पूर्व विधायक कहते हैं कि सैकड़ों पुल, पुलिया, रोड, बिजली इतना बिछा दिया है कि वैसा कोई व्यवस्था नहीं है जहाँ रोड नहीं बना। वर्तमान विधायक कहते हैं कि निवर्तमान विधायक मैंने कब्रिस्तान और कई सड़कों का निर्माण करवाया। अब आप बात कर रहे हैं तो मैं बताऊं आपको, नीतीश कुमार का फर्स्ट कार्यकाल जो 2005 से 10 का रहा था, सच है कि उसमें विकास हुआ था, उसको नकारा नहीं जा सकता है। 2005 से 10 का नीतीश कुमार का जो काल रहा था वो स्वर्णिम काल रहा था, उसमें चहुमुखी विकास हुई थी। उस दौरान जो हमारे वर्तमान विधायक ने जो कहा मैं पुल बनाया, पुलिया बनाया, सत्य है, उन्होंने पुल और पुलिया का निर्माण कराया। नीतीश कुमार के कार्यकाल में वो 5 साल का जो सेशन रहा था, स्वर्णिम काल, जिसको हम लोग विकास बाबू के रूप में उनको देखे, वो 5 साल का जो कार्यकाल नीतीश कुमार का रहा था, वो पूरे बिहार में काम दिखता है। मैं उस बात को नकार नहीं सकता हूँ, इसलिए कि जो दिखता है सो दिखता है। वो 5 साल का रहा था। इसके बाद नीतीश कुमार मानसिक रूप से विक्षिप्त हो गए और उनको हवास नहीं हो, अपना संवेदनशील ही पूरी तरह खो गए हैं। और 5 से 10 का जो स्वर्णिम काल रहा था, उसमें विकास की चौमुखी, चारों तरफ विकास नीतीश कुमार का हुआ था। सड़क भी आई, बिजली भी हुआ, अस्पताल भी बना, चौमुखी विकास दिखा। वो 5 साल, और वो 5 साल के बाद नीतीश कुमार पलटू राम का उपाधि लिए और एनडीए से इंडिया, इंडिया से एनडीए, यही इनका फितरत बन गया और नीतीश कुमार पूरी तरह ध्वस्त हो गए। अब बात रह गई निवर्तमान जो आज के मोहम्मद नहालुद्दीन साहब हैं, आप सब लोग देख रहे होंगे। अभी रफीगंज के विधानसभा गांव-गांव में वो घूम रहे थे। हर गांव में जिस तरीके से जो उनके सपोर्टर थे, ऐसा नहीं कि कोई विपक्ष के लोग, जो उनके सपोर्टर थे, हर जगह उनकी गाड़ी रोकी गई
और उनसे यही पूछा जा रहा था, जो आप हमसे पूछ रहे हैं, यही पूछा जा रहा था कि विधायक जी आपने 5 सालों में क्या किया, अपनी उपलब्धियां लोगों को बता दें। इस पर वो चिड़चिड़ा जा रहे हैं, यहाँ तक कि अपने मतदाताओं को भी कह रहे हैं कि आप तुम हमको वोट दिया। तो तरह तरह की बातें हैं। ये तो उम्र का भी तकाजा है, 70-75 साल उनको उम्र हो गया। राजनीति से तो उनको ऐसे, मैं व्यक्तिगत रूप से कहूँ तो संन्यास ले लेना चाहिए, एक उम्र होना चाहिए, उम्र से वो एक्सपायर कर गए। सच है कि वो निहाल साहब अपने कंस्टिट्यूंसी का उनको पूरी तरह चौहदी परिधि क्षेत्रफल से कोई मतलब नहीं है। हाँ, कहने को विकास, तो भाई मेरे यही तो जनता आपसे पूछ रही है, कहाँ विकास की 5 उपलब्धियाँ आप बता दीजिए। 5 में 1 उपलब्धियाँ भी नहीं बता रहे हैं, बल्कि चिढ़ रहे हैं, और वो जगह जगह उनसे लोग इस तरीके की बातें कर रहे हैं। वो सही है कि पूर्व के विधायक जो कह रहे हैं उस बात को हम मानते हैं 100% नहीं मानते हैं, लेकिन मानते हैं कि 2005 से 10 के कार्यकाल में नीतीश कुमार ने विकास बिहार के लिए किया है। अगर आप चुनाव जीतते हैं तो क्षेत्र के लिए प्राथमिकता क्या रहेगी? मैंने अभी बताया, उसका प्राथमिकता यही है कि हमारे यहाँ विधानसभा में 38 पंचायत है। वो 38 पंचायत में सर्वप्रथम जो सुदूरवर्ती इलाका के हमारा पंचायत है, वहाँ फर्स्ट ऑफ ऑल 38 पंचायत में एम्बुलेंस मुहैया करवाना, लेकिन प्रथम जो होगा, शुरुआत होगा वो सुदूर इलाके से शुरुआत होगा, जहाँ आज भी प्रखंड मुख्यालय से 20 से 22 किलोमीटर की दूरी पर आज भी गांव है। जैसा राहुल जी हमारे जाते हैं उस उधर इलाकों में, मदनपुर से 22 किलोमीटर परिधि तक आप चले जाइए, पचरुखिया चकरबंधा के एरिया, आज भी वहाँ हम लोग तो जाके देखते हैं, गाड़ी जाने का जगह नहीं। अगर कोई वहाँ बीमार पड़ जाए तो आज भी लोग हमारे यहाँ मदनपुर प्रखंड में खाट पर लाने पे मजबूर हैं। वैसा भी क्षेत्र हमारा मदनपुर प्रखंड का है, उस जगह पर एम्बुलेंस मुहैया कराएं। सर एक बात कही, वर्तमान विधायक को लेकर, उम्र को लेकर 70 वर्ष, क्या जनसुराज में ऐसी कोई नीति है कि 70 वर्ष होने पर नहीं दी जाएगी टिकट या ऐसे उम्मीदवार नहीं होंगे? अगर ऐसी नीति है तो 70 वर्ष के व्यक्ति को भी टिकट मिली है, क्या ऐसी 75 वर्ष के भी व्यक्ति को टिकट मिली है? मेरा उम्र पर रोक नहीं है। हमारा कहना है कि 70 साल एक आदमी का स्टैंडर्ड एज जो होता है, वो एज एक्सपायर कर गया। अच्छा, उसमें भी क्या होता है कि उसमें जो लोग सराउंडिंग चारों तरफ उनका विवेक काम करता है, पूरी तरह स्वस्थ दिमाग रहता है, तो वो 80-85 में भी काम कर रहे हैं जो सत्ता में बने हुए हैं। लेकिन ये निहाल साहब, ये अपने आप को बताते हैं हम 5 टाइम नमाजी हैं, हजी आदमी हैं, निश्चित तौर पे ये ईमानदार आदमी हैं। निहाल साहब में दाग नहीं लगाया जा सकता है। मैं निहाल साहब को जानता हूँ, बहुत करीब से जानता हूँ। निहाल साहब पूर्ण रूपेण ईमानदार आदमी है, ड्राई ऑनेस्ट आदमी है। लेकिन आपकी ऑनेस्टी पहचान नहीं बन सकती है, आपका काम पहचान बनेगा। निहाल साहब का अगर कोई छवि किसी ने बिगाड़ा तो उनके लड़कों ने बिगाड़ा, वरना निहाल साहब रियल में ईमानदार आदमी थे। और सच है कि आज की जो राजनीति है उसमें ईमानदारी की कोई जगह नहीं रह गई। आज की राजनीति में 3P एक नया समीकरण बन के आया है। वो 3P क्या है मैं आप सबों को बताऊं। पहला है परिक्रमा, दूसरा है पैसा और तीसरा है पैरवी। अगर ये 3P जिनके पास है वही इसमें कुशल राजनीति कर सकते हैं। आप उस कड़ी में रफीगंज को भी देख सकते हैं। तो ये 3P जन सुराज छोड़कर सभी दल में ये 3P लागू होता है। जो ये 3P के काबिल होंगे वो टिकट के दावेदार होंगे, वो सफल राजनीति करता होंगे, उनके यहाँ सारा अवगुण भी होगा, सब छुपाया जाएगा। लेकिन 3P के आप पूरी तरह अनुपालन करेंगे तो ये जन सुराज में न था, न है, न रहेगा। आखिरी सवाल सर, क्या अपील कीजिएगा रफीगंज विधानसभा क्षेत्र की जनता से? 11 नवंबर को यहाँ पे वोटिंग है, क्या अपील करना चाहेंगे आप? किससे मुकाबला है? अपील क्या करेंगे? बस आखिरी सवाल। 2 चीज़ है, मुकाबला हमारा किसी से नहीं है और हम किसी जगह नहीं देखते हैं। हम अब जनसुराज को हर वो गरीब के दिल में देखते हैं, हर वो पलायन से मार झेल रहे बेरोजगारों के दिल में देखते हैं। जनसुराज का जगह उन मासूमों के दिल में है, उन शिक्षा से मैसर लोगों के दिल में है। हम वहाँ अपने आप को पाते हैं। मेरी लड़ाई कहीं किसी से नहीं है। लड़ाई तो वो लड़ते हैं जिनको सत्ता पाना होता है। हम सत्ता पाने वाले लोग नहीं हैं, हम व्यवस्था बदलने वाले लोग हैं और उस भ्रष्ट सिस्टम से हमारी लड़ाई है, न कि किसी व्यक्ति विशेष से। और मैं करबद्ध प्रार्थना करना चाहूँगा रफीगंज के विधानसभा के तमाम बेतुल मतदाताओं से कि आप सब लोग इस बार अपने बच्चों के शिक्षा के लिए, अपने बच्चों के प्लान के लिए और बिहार की व्यवस्था को बदलने के लिए आप तमाम मतदाताओं से मेरा करबद्ध प्रार्थना है कि इस बार अपना मत 11 नवंबर को स्कूल के बस्ता छाप पर आप एक मत डालकर अपने बिहार के बदलने की इस मुहिम में, अपने बच्चे को पलायन रोकने की इस मुहिम में अपना कंधा लगाएं और बिहार बदलाव के इस
मुहिम जो प्रशांत किशोर जी ने चलाया है, कंधा से कंधा मिलाकर चलें, यही मैं जनता से अपील करूंगा। और अंत में एक बात और अपील करना चाहूँगा कि कल हम जन स्वराज पार्टी के उम्मीदवार होने के नाते कल हमारी नॉमिनेशन पर्चा दाखिल करने हम जाएंगे कलेक्ट्रेट में। तमाम रफीगंज विधानसभा के सम्मानित मतदाताओं से मेरा अपील होगा कि आप सभी लोग 11 बजे समाहरणालय के प्रांगण में पहुंचकर अपने छोटे भाई, अपने छोटे बेटे समझते हुए आप सब लोग आकर के आशीर्वाद उस समाहरणालय भवन के प्रांगण में देने का काम करेंगे। यही मेरी आप सबों से अपेक्षा है, यही मेरी आप सबों से आग्रह है। धन्यवाद।